Brought to you by Techno Camon 30 series. लेकिन अब जो नतीजा आए हैं वो तो साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से निराश किया है। और ये निराशा इस वजह से भी बहुत अचंभित करती है, चौंकाती है, क्योंकि तीन चीजें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी और राज्य में बीजेपी के पास वो एडेड एडवांटेज नहीं था। बेटा कितना भी सक्षम हो जाए वो माँ बाप को डिसोन नहीं करता। तो जेपी नड्डा ने आरएसएस को डिसोन किया था उस दिन, और वो अपने बल पर उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने ऊपर से सैंक्शन के बावजूद इतनी बड़ी बात कही थी, कही होगी, मैं मान के चलता हूं। अगर कही है तो फिर ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक जबरदस्त टकराहट की स्थिति है। सबसे चौंकाने वाले नतीजे हैं वो उत्तर प्रदेश को लेकर है। और उत्तर प्रदेश में जब आपसे पिछली बार बात हुई थी तभी मैंने ये कहा था कि मैं शायद अभी उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं दो तीन चीज़ों के बारे में आकलन नहीं कर पाया था। लेकिन अब जो नतीजा आए हैं वो तो साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से निराश किया है। और ये निराशा इस वजह से भी बहुत अचंभित करती है, चौंकाती है, क्योंकि तीन चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी और राज्य में बीजेपी के पास वो एडेड एडवांटेज नहीं था। एक, नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि बनारस का होना। और आपको याद होगा कि वो गुजरात से आते हैं, बड़ौदा में पिछली बार चुनाव लड़ा, फिर बनारस से भी चुनाव लड़ा और अंत में बड़ौदा की सीट छूट की, उन्होंने बनारस को फोकस किया। दूसरा, दूसरे हिंदू हृदय सम्राट जो बहुत लोकप्रिय है वो है योगी आदित्यनाथ, और वो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। तो इससे बेहतर डबल डेकर की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। दो बेहद लोकप्रिय, दो बेहद ही पावरफुल नेता और दो बेहद ही डिसाइसिव हिंदुत्व के आर्टिकुलेटर। तीसरी चीज है वो अयोध्या। अयोध्या जहां पे 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या वो जगह है जिसने भारतीय जनता पार्टी के पूरे राजनीतिक करियर को एक नया मुकाम दिया। और आज जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंची हुई है वो उसका बहुत बड़ा कारण राम जन्मभूमि का आंदोलन है। तो इन तीनों चीजों की उपस्थिति के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आज इंडिया गठबंधन से पीछे दिखाई पड़ रही है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं लोगों ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नकार दिया है, और उसी का ये रिफ्लेक्शन हमारे सामने दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, मैं बिल्कुल ये कहने की स्थिति में है कि ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। आज जब आप मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। उस पार्टी के मैनिफेस्टो के हर पेज पे सिर्फ नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी। और ये चीज़ बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि एक तो संघ का जो पूरा निर्माण है वो सिर्फ संगठन पे फोकस करता है, कलेक्टिव लीडरशिप पे फोकस करता है, एनोनिमिटी पे फोकस करता है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कलेक्टिव लीडरशिप के बारे में बात करती रही। कैडर बेस्ड पार्टी है, नेता कोई भी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सामूहिक फैसले। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी ऐसा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी या पार्टी के सीनियर नेताओं को छोड़ के कोई फैसला कर लें। आपको अच्छी तरीके से याद होगा गुजरात में जब नरेंद्र मोदी को हटाने की बात थी तो पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप प्रिवेल की थी, अटल बिहारी वाजपेयी इसको नहीं लागू कर पाए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरीके से पूरी पार्टी एक नेता के चरणों में नतमस्तक हो गई उसका, और जब इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहते थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज की तारीख में बीजेपी का कोई नेता कहता तो विष्णु के अवतार है, कोई कहता उनके अंदर डिवाइन पावर है, कोई कहता न, और खुद उन्होंने के इंटरव्यू में कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल शायद नहीं हूं और ईश्वर ने मुझे किसी खास काम के लिए भेजा। जब आप अपने को इस लेवल पे लेके चले जाते हैं और जनता का मैंडेट आपको, और जनता का मैंडेट क्या है, या तो बहुमत का आंकड़ा आपके पास है, बहुमत का आंकड़ा आपके पास नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे करिश्माई नेता, सबसे समृद्ध पार्टी, सबसे बड़े कैडर, सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का दल, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहे और वो 240-42 के आसपास आके टिक जाए, तो फिर नरेंद्र मोदी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि राज्यसभा की जो प्रदेशों के अंदर जो नेता हैं वो हारे तो उनकी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है और केंद्र में आप हारे तो जिम्मेदारी किसी और की हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनादेश है और उनको और पार्टी को अब ये आगे के रणनीति के बारे में सोचना चाहिए, क्या करना है। देखिए, नतीजे तो टोटालिटी में देखने पड़ेंगे ना। ऐसे तो हिंदुस्तान के अंदर इतने ज़्यादा स्टेट, हर स्टेट में अगर कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा आपका। टोटालिटी में क्या है, आपने क्या परसेप्शन क्रिएट किया। 401 और 3 एग्जिट पोल्स ने कहा ये काम। जो सबसे कम वाले थे वो भी 350 ज़्यादा सीटें दे रहे थे, और बीजेपी को तो कोई भी था नहीं जो ये कह रहा कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। किसी ने भी नहीं कहा, सब कह रहे थे 300 के ऊपर आएंगे, 310, 325, 350, 370 तक की लोग सीटें दे रहे थे। तो टोटालिटी में देखना पड़ेगा।
टोटलिटी में क्या है कि सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। मैं कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ईमानदारी का तकाजा ये कि उनको आके कहना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई और गलती होती है। एग्जिट पोल गलत होते हैं। आप बंगाल का एग्जिट पोल देख लीजिए, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तगड़ी टक्कर है। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। जो कहते थे कि हम 100% सही होते हैं, उनसे भी गलतियां हुई। तो आप कह रहे हैं कि तगड़ी टक्कर होगी और वहां ममता बनर्जी 212 से ज्यादा सीटें लेकर चली आई और बीजेपी 77 पे आके सिमट गई। तो गलती मान लेनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी बात है। हमारा आकलन गलत होता है, आपका भी आकलन कभी कभी गलत होता है, और सेफोलॉजी करने वालों के भी आकलन गलत होता है। सवाल पिछले 40-50 सालों से बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग करके नहीं देखा गया और हमेशा ये माना गया कि बीजेपी का जो राजनीतिक विस्तार हुआ उसके पीछे आरएसएस की शक्ति ने बड़ा काम किया। और इस बीच चुनाव के बीच में जेपी नड्डा ने ये कहा कि बीजेपी को पहले आरएसएस की ज़रूरत थी, अब ज़रूरत नहीं है, अब बीजेपी सक्षम हो गई है। तो क्या इस चुनाव में आरएसएस की भूमिका किसी तरह से इस बयान से या इस तरह की बीजेपी की सोच से प्रभावित हुई है, जिसका ये रिजल्ट हमको देखना पड़ रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं बीजेपी और आरएसएस को अलग करके नहीं देखता। मेरा मानना है कि आरएसएस मदर ऑर्गेनाइजेशन है और बीजेपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सारे लोग अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिनको आरएसएस के नेतृत्व ने उनको काम दे रखा है। अब उस संगठन के बीच में, दो वर्टिकल्स के बीच में या दो डिपार्टमेंट्स के बीच में चीज़ों को कैसे आगे लेके जाना, इसको लेके मतभेद हो सकते हैं। और मैं उसको उसी मतभेद की दृष्टि से देखता हूं कि कहीं ना कहीं जो आरएसएस की टॉप लीडरशिप है और जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, इनके बीच में एक बड़ा टकराव की स्थिति पैदा हो रही। अन्यथा वो भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस को अपना मदर संगठन मानता है और वो अब जाके गुरु दक्षिणा वो लोग देते हैं, वो अगर ये कहने लगे कि हम तो सक्षम हो गए हैं, बेटा कितना भी सक्षम हो जाए वो माँ बाप को डिसोन नहीं करता। तो जेपी नड्डा ने आरएसएस को डिसोन किया था उस दिन, और वो अपने बल पर उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने ऊपर से सैंक्शन के बावजूद इतनी बड़ी बात कही थी, कही होगी, मैं मान के चलता। अगर कही है तो फिर ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त टकराहट की स्थिति है और ये आने वाले दिनों में और खुलकर सामने आएगा।